व्यू 360 में क्या चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुंसलिक खदशात डिजिटल सिल्क रोड प्रोग्राम के लिए तशवीश का बाइस बन सकते हैं? आपको मिलवाएंगे एक अफगान खातून उस्ताद से जिन्हें तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद मुल्क छोड़ना पड़ा। ये वाज़ेह है कि मैं वहाँ दूसरी खवातीन की तरह घर में ही रह रही होती। और जानेंगे कि कैसे अमेरिका का एक शहर अपनी बेघर आबादी के मसले पर काबू पा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट जारी होने के सिर्फ चंद दिन बाद चीनी सदर के दौरा मॉस्को से रूसी सदर के जंगी जुराइम को सफारती कवर मिल रहा है, जिसमें रूस अपनी मुजरमाना सरगर्मियाँ जारी रख सकेगा। चीनी सदर के दौरे मॉस्को पर यह रद्दअमल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हुकूक के लिए सालाना आलमी रिपोर्ट के इजरा की ब्रीफिंग के दौरान दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने रूस को चीन के लिए काबिल एतमाद पार्टनर करार दिया, जबकि सदर पुतिन ने चीनी सदर से मुलाकात में उनकी तरफ से यूक्रेन में रूस की जंग के हल के लिए दिए गए मुजवज़ा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। आलमी अमूर के माहिरीन इस दौरे को सदर पुतिन के लिए हिमायत का इजहार करार दे रहे हैं और इसे चीन के सफारती अज़ाइम की अलामत के तौर पर भी देखते हैं। मॉस्को के लिए इसकी यूक्रेन में जंग के लिए बीजिंग की हिमायत और चीन की तरफ से दोनों फ्रीकैन को दी गई अमन की तजवीज़ चीनी सदर के इस हफ्ते के दौरे का महवर है। माहिरीन का कहना है कि ये तजवीज़ चीन के लिए खास तौर पर अहम है। चीन खुद इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल उसके लिए बहुत ज़्यादा गैर मौजू है। उसके इक़्तिसादी ताल्लुकात में रुकावट पड़ रही है, जिनमें बैनुल अक़वामी तिजारत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। चीन इस वक्त शदीद दबाव में है। चीन और मॉस्को दोनों ने यूक्रेन में अमन के लिए एक शर्त के तौर पर हालिया हफ्तों में पाबंदियां हटाने पर तवज्जो मरकूज की है, जिससे अंदाजा होता है कि रूस के खिलाफ पाबंदियां कारगर साबित हो रही हैं। माहिरीन का ख्याल है कि चीन को मौजूदा सूरत हाल से निकलने की इतनी ही जरूरत है जितनी कि रूस को। रूस और चीन दोनों ही मगरिब की जानिब से आयद पाबंदियों के दबाव में हैं। चीन से ज़्यादा रूस इस दबाव से मुतासिर हो सकता है, ताहम ये चीन के लिए भी एक मसला है। मगरिब के खिलाफ चीन और रूस की जुग्राफियाई सियासी तनाज़ा आराई और मॉस्को के लिए बीजिंग की मुमकिना हिमायत जैसे मौज़ूआत भी बातचीत का हिस्सा होंगे, खास तौर पर अब जबकि अमेरिका ये समझता है कि चीन रूस को हथियार फराहम कर सकता है, लेकिन रूसी माहिरीन की राय में इसका इम्कान नहीं। मेरा ख्याल है कि रूस चीन से शायद ही इस किस्म की दरख्वास्त करेगा। मुझे यकीन नहीं है कि रूस के पास असले की कोई ऐसी कमी है जिसे दाखिली वसाइल से पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉस्को और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात कामिल नहीं और दोनों ही वस्ती एशिया में असो रसूख की कोशिश में हैं। मुबसरीन का कहना है कि इसके बावजूद मुश्तरका दुश्मन की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोनों ममालिक के दरमियान यकीनी तौर पर मसाइल मौजूद हैं, जैसे वस्ती एशिया के खत्ते में ताल्लुकात के साथ मशरक़ी बईद के वसाइल की तरक्की से निमटने जैसे अमूर। लेकिन रूस और चीन दोनों ने इन मामलात को नज़रअंदाज करना सीख लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा अहम मकासद उनके पेश नज़र हैं। चीनी रहनुमा का ये दौरा इस चीज का तयन भी करेगा कि ये मसाइल उस तन्हाई और मुआशी नुकसान के मुकाबले में कितनी अहमियत रखते हैं जिनका दोनों मुल्कों को यूक्रेन जंग के बाइस सामना है। मार्कस हार्टन की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। मॉस्को के इस दौरे से पहले चीन के सदर ईरान सऊदी डील पर खबरों में थे। सऊदी अरब और ईरान ने इसी माह अपने शदीद नज़रियाती इख्लाफात के बावजूद चीन की सालिसी के बाद अपने 2 तरफ़ा सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। आलमी मंजरनामे पर इस बड़ी पेशरफ्त को तज्ज़ियाकार मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत में नई सियासी सफ़बंदियों के तौर पर देख रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है और इससे किस हद तक चीन खित्ते में एक अमन बहाल करने वाले मुल्क के तौर पर सामने आया है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर जफर जसपाल से, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और इस्लामाबाद से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर जसपाल, ईरान और सऊदी ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा ताल्लुकात में एक तवाज़ुन रखने का मसला दरपेश रहा है। आपके ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए बाहमी ताल्लुकात कायम करने में मुश्किलात कम होंगी? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि जब भी वहाँ पे टेंशन होती है तो पूरे गल्फ में टेंशन होती है और पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है।
کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کا کانفلکٹ جو ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ پڑے، کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر پاکستانی عوام میں کافی حد تک ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک شیعہ کمیونٹی اور دوسری طرف اس طرح کا جب ایگریمنٹ ہوا، اگر آپ دیکھیں کہ 2016 سے لے کے ابھی تک ان کی ٹینشن تھی، تو اس ٹینشن کو میٹیگیٹ یا کم کرنے میں پاکستان نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا، مگر پاکستان اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح چائنا ہوا. تو نیچرلی اب جب ڈپلومیٹک ان کے ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں، اور ابھی جو خبروں میں آ رہا ہے کہ جی کہ جو سعودی عرب کے کنگ ہے، بادشاہ نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، پریزیڈنٹ کو وہاں کے انوائٹ کیا ہے، اس کا وزٹ بھی شیڈول ہو رہا ہے ریاض میں، تو اس سے کافی فرق پڑے گا. تو نیچرلی یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے خوش آئند ہے کہ دو بڑی پاورز جو ریجن کی ہیں اور جن کی لڑائی کی وجہ سے وہاں پہ پراکسی وارز بھی چل رہی ہیں یا ان کی ٹینشن کی وجہ سے ان میں اب کمی آئے گی اور خطے میں ایک امن آئے گا. تو چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت کروائی ہے اور جو کردار ادا کیا ہے وہ روس یوکرین جنگ میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ان دونوں کے پیچھے چین کا ایک کامن گول ہے، اور ہے کیا یہ کامن گول کیا ہو سکتا ہے؟ فائنینشیل انٹرسٹ؟ دیکھیے اس وقت اگر ہم چائنا کی پالیسیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یا ان کی اسپیچز دیکھیں، ان کا کامن گول ہے کہ وہ اکنامک مارکیٹ سیکیور کرے اور پیسفلی سیکیور کرے. ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر اور ٹریڈ کو پروموٹ کرنا. اور اگر ان کا یہ یوکرین بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، یورپ اٹسیلف ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ویسٹ ایشیا. تو جب اس طرح کے وہاں خطوں میں امن ہوگا اور انٹرڈیپینڈنسی اکنامکلی بڑھے گی، تو چائنا سمجھتا ہے کہ اس کے BRI کے انیشیٹو کے یہ بہت خوش آئند ہے. اگر وہاں پہ کانفلکٹ ہوگا تو نیچرلی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپورچونیٹیز کم ہوگی اور چائنا کی وہاں پہ مارکیٹ اسکویز کرے گی. لہٰذا اسی لیے اس نے یہاں بھی کوشش کر رہا ہے. اور ویسٹ ایشیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مینا میں اور مختلف کنٹریز میں اس نے کافی انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور مزید کرنے کیا ہے. مگر یوکرین میں کمی کی وجہ سے اگر وار وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو رشیا بھی چائنا کا ایک بہت بڑا بائر ہے مختلف چیزوں میں، اور خاص طور پہ جو سینٹرل ایشین ٹیئر ہے BRI کا، اس کو فردر تقویت ملے گی. لہٰذا چائنا کوشش کرے گا کہ کانفلکٹ کم ہو اور امن ہو اور ملکوں کے درمیان آپس میں امانگی ہو، کیونکہ اس کے وہ BRI پروجیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے. دوسری طرف اگر ہم اکنامکس کے ساتھ دیکھیں تو چائنا نے ایک اب اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے پولیٹیکل پاور، کہ وہ ایک رائزنگ پاور ہے، یا ایک اس کا بھی ایک رول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ ایز اے پیس بلڈر، جس طرح پہلے امریکنز کرتے تھے. ڈاکٹر جسپال، if I may add one more thing to this، اسی سے ریلیٹڈ ہے. امریکہ اور چین کے درمیان ایک پاور گیم جو چل رہی ہے، چین کا جس طرح سے خطے میں اور دنیا میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور اس کا خطے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں اس لحاظ سے؟ تو دیکھیں اس میں اگر جو امریکہ اور چائنا کے جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ جو اینالسٹ ہیں یا نظر آ رہا ہے کہ ایک نیو فارمیٹ آف کولڈ وار شروع ہو. اگر یہ پریویس کولڈ وار کے ریپلیکا ہوتے ہیں، اور جس طرح امریکن سینکشنز لگا رہے ہیں یا چائنا کا بھی جو ریئیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے اسرٹیونیس، اس میں نیچرلی یہ ٹینشن بڑھے گی. اس ٹینشن سے جو اسٹیٹ لائک پاکستان ہے جس کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہے، اس کے لیے بہت چیلنجز آ جائیں گے. کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، مگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کہ کس طریقے سے وہ مینٹین کرے. ہاں، ڈپلومیٹک سکلز کے تحت آپ مختلف بائیلیٹرزم کو فالو کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر سکتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ولنریبلٹی ہے اور آلریڈی ڈیپینڈنسی جو ویسٹ پہ ہے، اس کے حساب سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا. مگر ساتھ پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کوآرڈینیٹ رکھنا چاہتا ہے CPEC کی وجہ سے اور اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے پاکستانی فارن پالیسی میکرز کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج رہے گا. ڈاکٹر جسپال، آپ کے خیال میں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے اپنا تجزیہ دینے کا. جس طرح سے چین اپنے ڈیجیٹل سلک روڈ منصوبے کو دنیا میں آگے بڑھا رہا ہے، اس پر کئی ممالک کو تحفظات بھی ہیں. G5 انفراسٹرکچر سے لے کر موبائل فونز تک چینی ٹیکنالوجیز کا استعمال دنیا کے کئی حصوں میں اب بہت عام ہے. یہ سب چین کے ڈیجیٹل سلک روڈ پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ ممالک اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن کئی ملکوں میں چین کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے خدشات بھی پائے جاتے ہیں. یہ خدشات ہیں کیا، اور کیا یہ چین کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی.
फोन से लेकर कंप्यूटर तक दुनिया के बहुत से हिस्सों में जो चीज़ लोगों को राब्ते में रखती है वो चीनी टेक्नोलॉजी है। चीन टेक्नोलॉजी की अपनी इस आलमी कोशिश को डिजिटल सिल्क रोड का नाम देता है। 2015 में शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम को चीन अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे का टेक्नोलॉजी का हिस्सा करार देता है, जो समंदर की तह से खला तक फैला हुआ है। जर्मनी के पास चीनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो चीनी G5 आलात पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। मुमकिन हिफाजती ख़तरात के लिए ये सख्त जांच पड़ताल अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मौजूद अज्जा पर भी लागू होती है, और ये कि अगले चंद माह में इन मौजूदा अज्जा की भी सख्त चेकिंग की जाएगी। बर्लिन में चीनी सिफारत खाने ने जवाब दिया कि वो जर्मनी के इक़दामात पर उलझन में है और इंतहाई गैर मुतमईन है। अमेरिका में चीनी टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में शुरू हुईं, जिन्होंने इस पर कौमी सलामती के खदशात का इजहार किया। बरतानिया में हुआवे टेक्नोलॉजी को 2027 के आखिर तक G5 नेटवर्क से हटा दिया जाएगा। 2020 में बरतानवी फैसले पर चीन ने इस तरह अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। बरतानिया अमेरिका का साथ देते हुए बगैर किसी ठोस सबूत के ऐसे खतरात को जवाज़ बना रहा है जो सिरे से मौजूद ही नहीं है, और चीनी कारोबारी इदारों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक कर रहा है और जबरन उन्हें बेदखल कर रहा है। एक चीनी सिक्योरिटी माहिर मिया नोवेंस कहती हैं कि कुछ मगरबी ममालिक में सिक्योरिटी के इन खदशात के खतरे की घंटी बजाई गई है कि बीजिंग चीनी टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल के साथ जासूसी करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। लेकिन जनूब मशरकी एशिया से अफ्रीका तक के ममालिक ने इसे डिजिटल राब्ते तक रसाई के लिए एक सस्ता जरिया करार देते हुए चीन की इस पेशकश का खैर मकदम किया है। So in Africa, I think the conversations लिहाजा अफ्रीका में मेरे ख्याल में बहस थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वो ऐसी तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतों में शामिल हैं जहाँ ज़्यादा जोर सिक्योरिटी खदशात पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि चीनी कंपनियाँ इन ममालिक को अपनी डिजिटल मईशतों को तरक्की देने में किस तरह मदद दे सकती हैं। मालियाती खतरों के मौजू के माहिर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि चीन के अलावा मुतअद्दिद ममालिक फ़ोन जैसे तकनीकी आलात मुहैया करते हैं, लेकिन डिजिटल मैदान का एक शोबा ऐसा है जहां अमेरिका और चीन अहम खिलाड़ी हैं। क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा शोबा है जिस पर तवज्जो ज़रूरी है। अगरचे मुल्कों के दरमियान जोग्राफियाई सियासी सतह पर मुकाबला हो सकता है, तज्जियाकारों के मुताबिक ये सार्फिन को भी मुतासिर करता है। understanding this इस वसी तर जोग्राफिया सियाक व सबाक की समझ औसत सारिफ के लिए वाकई अहम है कि वो ये समझे कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी और हुकूमत के साथ मामला कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत ही की तरह काम करती है। मिया नोवेंस का कहना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में सार्फिन को सोचना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं उस पर वो कितना एतमाद करते हैं, और इन खतरात को जहन में रखना चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं कि कौन उनके ज़ाती डेटा को महफूज कर रहा है और उनकी मालूमात को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एलिज़ाबेथ ली के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़। और अब कुछ बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्की मईशत और रोज़गार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मुआशी हालात ज़्यादा ख़राब होने की एक बड़ी वजह ख़वातीन के रोज़गार और तालीम पर पाबंदी भी है। इन हालात में घरेलू ख़वातीन के साथ साथ पढ़ी लिखी ख़वातीन ने भी अपने ख़ानदानों की मदद के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया है। इन ख़वातीन के ख्याल में अब उनका मुस्तकबिल है क्या? वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम ने जलालाबाद से अपनी रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम दरी अदब और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो दरस तदरीस के शोबे में खदमात सर अंजाम देना चाहती थीं, मगर तालिबान की जानिब से ख़वातीन की तालीम और रोज़गार पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद अब उन्होंने सिलाई कढ़ाई को अपना ज़रिया माश बना लिया है। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। एक औरत के लिए घर संभालने के साथ काम काज करना बहुत मुश्किल होता है। अफ़गानिस्तान में अभी पाबंदियाँ भी आयद हैं। कुछ इक़्तिसादी पाबंदियों के बायस मैं मजबूर हो गई हूँ कि ये हुनर सीख लूँ ताकि अपने ख़ानदान की मदद कर सकूँ। जलालाबाद में कायम गैर सरकारी तंजीम गुलबहार फाउंडेशन ख़वातीन को हुनर सीखने के मौक़े फ़राहम करती है। गुज़श्ता एक साल के दौरान तकरीबन 1200 ख़वातीन इस इदारे से फ़ायदा उठा चुकी हैं। हमारा घराना 12 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरा खामद फौत हो चुका है, मैं खुद घर की सरपरस्त हूँ और मेरे बच्चे छोटे हैं। हम मजबूर हैं कि यहाँ सिलाई का काम सीखें और फिर घर में कपड़े सीने का काम करें
और इन मशीनों के ज़रिए अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकें। अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के साथ साथ मुआशी मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। गुलबहार सेंटर के तर्जुमान अब्दुर्रज़ाक हमदर का कहना है कि उनका इदारा ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए 22 सूबों में काम कर रहा है। इस इदारे से पहले मरहले में एक खातून ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। 5 माह की मुद्दत में सिलाई के ज़रिए वो अपने बेटे के लिए एक दुकान खोल चुकी हैं। ये यहाँ की सक्सेस स्टोरीज में से एक है। जब ये ख़वातीन अपना तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लेती हैं तो उन्हें ये सिलाई मशीन फराहम की जाती है। इसकी मिसाल उनके लिए बड़ी ईद की खुशखबरी की मानद होती है। हाल ही में यौम ख़वातीन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान पर एक बार फिर जोर दिया कि वो ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करें। यूनेस्को की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 80% स्कूल जाने वाली लड़कियां और ख़वातीन, जिनकी तादाद तकरीबन 25 लाख बनती है, अब तालीमी सरगर्मियों से महरूम हैं। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कदरे बेहतर हो जाएगी। सिलाई कढ़ाई में मगन मरियम को इस बात की खुशी है कि घर में बेकार बैठने के बजाय वो एक नया हुनर सीख रही हैं, मगर उनकी तमन्ना है कि एक बार फिर मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हों और ख़वातीन के मुलाजमत करने पर से पाबंदी ख़त्म हो, ताकि वो अपने अहलियत के मुताबिक रोज़गार तलाश कर सकें। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, जलालाबाद। और अब आपको मिलवाते हैं कि अफ़गान टीचर फ़िरोज़ा अमीरी से, जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान छोड़ दिया था। उन्होंने अपने बेटे के साथ अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अब वो एक हाई स्कूल टीचर में असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी अमेरिका पहुंचकर किस तरह तब्दील हुई और कैसे वो अपने पढ़ाने के शौक़ को पूरा कर रही हैं, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। अफ़गान मुहाजिरीन फ़िरोज़ा अमीरी और उनका 7 साला बेटा उन हज़ारों अफ़गानों में शामिल थे जो अगस्त 2021 में तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से निकल गए थे। फ़िरोज़ा कहती हैं कि जब वो जनवरी 2022 में नॉर्थ बरो मैसाचुसेट्स पहुंची तो नहीं जानती थीं कि क्या तवक्को रखें, लेकिन उन्हें एक मददगार कम्युनिटी मिल गई। खुशकिस्मती से मेरा तारुफ एक टीम से हुआ जो ख़वातीन की टीम है। उन्होंने मेरा साथ दिया और हर तरह से मेरी मदद की। नॉर्थ ब्रो की ट्रिनिटी चर्च की नेबरहुड स्पोर्ट टीम ने फ़िरोज़ा अमीरी की दोबारा आबादकारी को मुमकिन बनाया। हमने कम्युनिटी से रब्ता किया और सिर्फ अपने दोस्तों से बात की और दूसरों तक बात पहुंचाई, और फौरन ही नॉर्थ ब्रो के बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए। कम्युनिटी ने फ़िरोज़ा को रहने के लिए जगह तलाश करने और उनके बेटे को स्कूल में दाखिल करने में मदद की, और अब यही कम्युनिटी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने, कार खरीदने और ज़ुबान सीखने में इनकी मदद कर रही है। रोज़ ने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना शुरू की और हमारी टीम की 2 ख़वातीन के साथ इनफरादी सतह पर अंग्रेज़ी का दर्स लेना शुरू कर दिया। वो हफ्ते में 2 बार आती थी, एक खातून एक दिन और दूसरी खातून दूसरे दिन रोज़ को अंग्रेज़ी सिखाने आती। जब किसी और ने नौकरी के लिए उनके रेज्यूमे पर काम किया। फ़िरोज़ा की पहली नौकरी मकामी डिपार्टमेंट स्टोर मेसीज में थी, लेकिन जल्द ही कमेटी ने उनके लिए एक ऐसी नौकरी हासिल करने में मदद की जो उन्हें पसंद है। खुशकिस्मती से हमारी टीम में एक टीचर थी जो मकामी हाई स्कूल में पढ़ाती हैं, और उन्होंने रोज़ की एल्गोनक्वीन हाई स्कूल के खुसूसी एजुकेशन डिपार्टमेंट तक रहनुमाई की। फ़िरोज़ा या रोज़ अफ़गानिस्तान में सेकेंडरी स्कूल टीचर के तौर पर काम करती थीं। वो कहती हैं कि अगर वो अफ़गानिस्तान में होती तो वो तालीम देने का अमल जारी नहीं रख सकती थीं, क्योंकि तालिबान ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी और ख़वातीन को बाहर काम करने से रोक दिया। ये वाज़ेह है कि मैं वहाँ दूसरी ख़वातीन की तरह घर में ही रह रही होती। मेरी वालिदा टीचर थी और मेरी बहन भी टीचर थी। वो दोनों अब घर में ही रहती हैं। फ़िरोज़ा का कहना है कि वो अमेरिका में आकर खुश हैं, लेकिन वो अपने ख़ानदान के बारे में फ़िक्रमंद हैं जो अभी तक अफ़गानिस्तान में है। रोशन नूरज़ई के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में बात करते हैं दुनिया के एक बड़े मसले की। कई बड़े शहरों में बेघरी एक बड़ा मसला है। कुछ शहरों में सड़कों और गलियों में रहना गैर कानूनी है, लेकिन कई दूसरे शहरों में मुकामी इदारे बेघर अफराद को आर्जी खैमों में रहने की इजाज़त देते हैं। आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे अमरीकी शहर जो बेघर अफराद के मसले को कामयाबी से हल कर रहा है और बाकी शहरों के लिए एक मॉडल समझा जा रहा है। सबसे बढ़कर मैट डी लॉरेल पायलट बनना चाहता था। So yes, it's a training kitchen.
اس کے بجائے وہ کچن چلاتا ہے. Also, it's a functional kitchen, so we feed our public. وہ عوام کو ایک دن میں 500 پلیٹ کھانا کھلاتا ہے. So you see over here, my sous chef. کچھ عرصے پہلے تک وہ بے گھر تھا، ناکام شادیوں اور کوکین اور میتھ کے استعمال سے پریشان تھا. ہاں، اسے میں منشیات کی فرضی لت کہتا تھا. میں 16 سال کی عمر سے منشیات کا عادی تھا. 2019 میں ڈی لورل نے زندگی میں بہتری کی ایک آخری کوشش کی. میں نے محسوس کیا یہ کیا ہو رہا ہے، میں خود کو مارنے والا ہوں. او خدایا، آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں. میں 2 ہفتے تک آپ کی پیروی کروں گا، اور ان 2 ہفتوں کے فیصلے نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. یہ اسپرنگس ریسکیو مشن ہے، بے گھروں کے لیے مسیحی عقائد پر مبنی پناہ گاہ، جس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، چاہے ان کے مسائل جو بھی ہوں. رکاوٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں آ کر نشہ کر سکتے ہیں، آپ شراب کے نشے میں دھت ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں. پناہ گاہ اور اس کے ساتھیوں نے ریاست کولوراڈو کے کولوراڈو اسپرنگس علاقے میں بے گھر افراد کی تعداد کو نصف کر دیا ہے. وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ مرکزی دروازے سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، لیکن منشیات، شراب، ہتھیار یا جارحیت کی اجازت نہیں ہے. اگر کتا بہترین دوست ہے تو وہ بھی یہاں رہ سکتا ہے. یہاں بے گھر افراد کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شہر کی خرابی نہیں ہے، وہ انسان ہے. ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو لوگ ریسکیو مشن میں آ رہے ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، سردی کے مارے ہیں، بھوکے اور خوف زدہ اور زخمی ہیں. لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بد مزاج ہو سکتے ہیں. ہمارا کام لوگوں سے ملنا ہے، وہ جیسے بھی ہیں ملاقات میں ان پر توجہ دینی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ تعلقات میں اعتماد پیدا ہوگا. پہلے دن مہمان سے واحد چیز جو اس کے پاس سے لے لی جاتی ہے وہ ان کے کپڑوں کا تھیلا ہوتا ہے، جن کو دھویا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے اور لاکرز میں رکھا جاتا ہے. اس طرح اعتماد پیدا ہوتا ہے. صحن میں خاموشی ہے اور یہاں آنے والے پرسکون، باہر کے برعکس. اس طرح کے ماحول میں حفاظت اور سلامتی ہی مہمان نوازی ہے. پناہ گاہ کے کیمپس میں بار لگانے اور اپنا استقبالیہ مرکز کھولنے سے پہلے یہاں آنے والے 4 مہمانوں میں سے صرف ایک خاتون تھی، لیکن اب آدھی سے زیادہ خواتین ہیں. Marie will be here, our volunteer, and she'll help you with your resume. ریسکیو مشن ہر ماہ 40 لوگوں کو نوکریوں پر رکھتا ہے، لیکن اصل کام یہاں پھرتی، ذمہ داری اور ای میل کا جواب دینے کا طریقہ سکھانا ہے. آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے اور آپ اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. برکس ایک مختلف قسم کا مشن چلاتے تھے. وہ اپنی ایئر فورس کے ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں جنہوں نے لڑاکا طیارے اڑائے، مگر اب وہ یہاں آنے والوں کو اور طرح کی لینڈنگ کرنا سکھا رہے ہیں. ریسکیو مشن کے کچھ ناقدین بھی ہیں. کچھ لوگ مذہبی تعصبات کی شکایت کرتے ہیں. ریسکیو مشن جانتا ہے اگر وہاں پر وفاق یا ریاست کی جانب سے کوئی سرکاری فنڈز دیے جائیں گے تو پھر وہ جو بھی خدمات فراہم کی جائیں ان میں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہوگا اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں. حکومتی قانون کے تحت پروگراموں کا علیحدہ ہونا ضروری ہے، لیکن عملہ ذاتی طور پر اپنی کامیابی کا سہرا مذہبی عقائد کو دیتا ہے. وہ تمام لوگ جو تھکے ماندے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو پھر سے دریافت کرنے کے لیے معاشرے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے اسپرنگس ریسکیو مشن پہنچے ہیں. کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.